न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं बच्चों। न्यूक्लियर रिएक्टर को हम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बोलते हैं। ये एक पावरफुल डिवाइस है। इसके अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत बड़ी मात्रा में रिलीज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन से, उस एनर्जी को यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए, पीसफुल पर्पज के लिए यूटिलाइज किया जाता है इस पावरफुल डिवाइस का इस्तेमाल करके। इसका नेम है न्यूक्लियर रिएक्टर। बच्चों एक प्रकार का ये मान लो कि बहुत बड़ा कारखाना है, बहुत बड़ा एक प्रकार का प्लांट है, पावर प्लांट एक प्रकार का, जिसका ब्लॉक डायग्राम आपको यहाँ दिखाया गया है सामने। इसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हम देख लेते हैं बच्चों। इसका ये जो जहाँ पैन चल रहा है इसको हम बोलते हैं, ये बहुत बड़ा एक शील्डिंग है। ये कंक्रीट की बनी कई मीटर चौड़ी दीवार होती है। इस चैम्बर के अंदर ही जो यूरेनियम के न्यूक्लियस हैं उनके साथ न्यूट्रॉन की टक्कर करवाई जाती है। यहाँ पर बच्चों फ्यूल रोड्स हैं। देखो बच्चों इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्टर के अंदर फ्यूल के तौर पर किसका इस्तेमाल करेंगे, यूरेनियम का। तो ये जो रोड्स दिखा रखी हैं, दिखाई जा रही हैं आपको, ये यूरेनियम की रोड्स हैं और इनके बीच में न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो न्यूट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, बम्बार्डमेंट होती है न्यूट्रॉन्स की इन यूरेनियम के रोड्स पर, यूरेनियम के न्यूक्लियस पर जब बौछार होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी इस चैम्बर के अंदर रहेगी, इस शील्डिंग के अंदर रहती है। और ऊपर जो कंट्रोल रोड्स हैं बच्चों, इनके द्वारा हम इस रिएक्शन को स्लो या फास्ट कर सकते हैं। जब आप रिएक्शन को स्लो करोगे तो एनर्जी कम रिलीज होगी, रिएक्शन को फास्ट करोगे तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। और उस रिएक्शन को स्लो या फास्ट कैसे करते हैं, इन रोड्स के द्वारा, वो हम देखेंगे बच्चों। अब इस रिएक्शन से जब यूरेनियम की बम्बार्डमेंट होगी न्यूट्रॉन से, तो जो भी एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को हम इन पाइप्स के द्वारा आगे ट्रांसफर करेंगे कि हीट एक्सचेंज के चैम्बर में। एक बहुत बड़ा चैम्बर है, इसको हम बोलते हैं हीट एक्सचेंजर चैम्बर। इस चैम्बर के अंदर बच्चों कोल्ड वाटर होता है। जैसे वो हीट इस पाइप्स के थ्रू इस कोल्ड वाटर के साथ आएगी बच्चों, तो क्या क्या बनेगा, स्टीम बनेगी, भाप बनेगी। उस स्टीम को इन पाइप्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ जो फिट टरबाइन कर रखा है, टरबाइन के ऊपर लेके जाएंगे और उस सुपर फास्ट स्टीम की वजह से वो टरबाइन घूमने लगता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। और जो यूज स्टीम है फिर हम उसको वापस ही कंप्रेसर में लेके आएंगे। कंप्रेसर उस स्टीम को वापस कंप्रेस करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा और फिर वापस वो वाटर इट हीट एक्सचेंजर के अंदर आ जाता है। कहने का मतलब बच्चों, ये जो हीट एक्सचेंजर है वो वास्तव में करता क्या है, वो यहाँ की हीट को यहाँ पहुँचाता है। क्योंकि यहाँ हीट एनर्जी रिलीज क्यों हुई, रिएक्शन से न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट हुई यूरेनियम के न्यूक्लियस के साथ, तो जो हीट एनर्जी रिलीज हुई उस हीट एनर्जी को ये हीट एक्सचेंज चैम्बर जो है वो यहाँ इस ब्लॉक के अंदर लेके आता है, जहाँ उसका आगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। अब बच्चों हम इसके 1 बाय 1 कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट है इसका बच्चों है न्यूक्लियर फ्यूल। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर बच्चों फ्यूल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं यूरेनियम 233 का, 35 का, Pu-239 का बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। यूरेनियम ऑक्साइड्स के जो पेलेट्स हैं, बारीक बारीक जो गोलियां होती हैं, वो रोड्स के थ्रू, यहाँ फ्यूल रोड्स के थ्रू हम इस चैम्बर के अंदर उन रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो फ्यूल रोड्स हैं वास्तव में वो यूरेनियम की होते हैं। और इस चैम्बर के अंदर क्या होगा, जो स्लो न्यूट्रॉन्स हैं वो उस फ्यूल के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जब फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होती है तो एनर्जी रिलीज होगी। आगे मॉडरेटर है। मॉडरेटर का मेन फंक्शन होता है बच्चों जो फास्ट मूविंग सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स हैं। सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स कौन से बच्चों, जो रिएक्शन के दौरान रिलीज होते हैं। इन सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए जिनका इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं मॉडरेटर बोलते हैं। मॉडरेटर के तौर पर बच्चों हैवी वाटर का, ग्रेफाइट की रोड्स का, ड्यूटोरियम का या पैराफिन का इस्तेमाल करते हैं। जो मॉडरेटर होते हैं बच्चों, प्रोटॉन के साथ इनमें प्रोटॉन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे ही वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन इन प्रोटॉन्स के साथ कोलाइड करते हैं तो ये आपस में इनका इलास्टिक कोलिजन होता है और आपस में ये अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर लेते हैं। और टकराने के बाद, कोलिजन के बाद इन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। उसके बाद बच्चों कंट्रोल रोड्स हैं। कंट्रोल रोड्स का मेन काम होता है बच्चों जो स्लो न्यूट्रॉन्स हैं उन्हें कैप्चर करना, उनको ऑब्जर्व करना। क्योंकि बच्चों जितना ज़्यादा मात्रा में कंट्रोल रोड्स इन स्लो न्यूट्रॉन्स को सोखेंगी, कैप्चर करेंगी,
उतना ही एनर्जी हम उतनी ही रिएक्शन स्लो हो जाएगी। और कंट्रोल रोड्स के तौर पर कैडमियम की, बोरोन की रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर कंट्रोल रोड का हम इस्तेमाल न करें तो रिएक्शन हमारी काफ़ी वॉयलेंट हो सकती है। और रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए कंट्रोल रोड्स क्या करती हैं, उन न्यूट्रॉन्स को कैप्चर कर लेती हैं। न्यूट्रॉन्स अगर रिएक्शन के अंदर कम होंगे तो एनर्जी भी कम रिलीज होती है। इन कंट्रोल रोड्स को बच्चों होल्स के जरिए उस रिएक्टर के चैम्बर में इंसर्ट किया जाता है एक डिजायरेबल लेंथ तक। जितना ज़्यादा गहराई तक आप इन कंट्रोल रोड्स को अंदर तक लेके जाओगे उतने ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन्स को कैप्चर करती हैं। अगर हम चाहते हैं कि रिएक्शन को फास्ट करना है तो हम क्या करें, कंट्रोल रोड्स को बाहर निकाल लेंगे। जब इसको बाहर निकाल देंगे तो ये न्यूट्रॉन्स को ऑब्जॉर्व कैप्चर नहीं कर पाएंगी और रिएक्शन हमारी फास्ट हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं रिएक्शन को स्लो डाउन करना तो इन कंट्रोल रोड्स को हम आगे तक इंसर्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, ये कंट्रोल रोड्स ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन्स को कैप्चर करेंगी और रिएक्शन स्लो हो जाएगी। उसके बाद बच्चों कूलेंट है। कूलेंट का जैसे कि मीनिंग ही पता है आपको, कूलेंट वो सबस्टेंस होता है जो किसी भी सिस्टम से जो निकली हुई हीट को रिमूव कर दे। जिस प्रकार बच्चों ट्रैक्टर है, कार है, बस है, उनके आगे रेडिएटर होता है जो कि इंजन की हीट को बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, उसी प्रकार बच्चों यहाँ कूलेंट है। ये कूलेंट क्या करेगा, जो अंदर मेन चैम्बर में जो हीट एनर्जी बनी है उस चैम्बर की हीट को ये बाहर ट्रांसफर करता है, बाहर हीट को रिमूव करता है। इसे हम कूलेंट बोलते हैं। कूलेंट के तौर पर हम यहाँ हैवी वाटर का या कोल्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं और जनरली लिक्विड सोडियम का भी इस्तेमाल करते हैं एज ए कूलेंट। आगे बच्चों शील्डिंग है। शील्डिंग आपको बताया था, तो चारों ओर की दीवार होती है, जो पूरा रिएक्टर है, जो पूरा पावर प्लांट है, जिस मेन चैम्बर में रिएक्शन होगी यूरेनियम की न्यूट्रॉन्स के साथ, उस मेन चैम्बर के चारों ओर कंक्रीट की, सीमेंट की बनी 2 से 2.5 मीटर चौड़ी दीवारें होती हैं। उसके अंदर ही वो रिएक्शन होती है। वो दीवारें क्यों होती हैं बच्चों, क्योंकि इस न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस इमिट होती हैं। उन रेडिएशंस की वजह से जो उस रिएक्टर में काम करने वाला स्टाफ है, पर्सन है, उन पर उनका हानिकारक प्रभाव न पड़े, वो जो दीवारें हैं उन रेडिएशंस को बाहर निकलने से रोकती हैं। तो ये बच्चों कंस्ट्रक्शन है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की। जब बच्चों आप ये कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक करोगे तब आपने इसके पैरेलल में जो पीछे वाला डायग्राम है जो मैंने करवाया था शुरुआत में, वो डायग्राम भी आपने साथ साथ देखते चले जाना है। जिस प्रकार अगर आप कंट्रोल रोड्स के बारे में स्टडी करोगे, इनको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद इसके बारे में, तो डायग्राम में देखना है आपने कि कंट्रोल रोड्स कहाँ शो कर रखी हैं। अब हम वर्किंग की बात करते हैं बच्चों। जब शुरुआत में हम चाहते हैं रिएक्शन को स्टार्ट करना, इस मेन चैम्बर में जो कंट्रोल रोड्स, जो 3 टाइप की कंट्रोल रोड्स जो कैडमियम की रोड्स होती हैं, इनको इंसर्ट कर रखा है। इन रोड्स को हम शुरुआत में क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये अगर इस चैम्बर के अंदर रहेंगी तो न्यूट्रॉन्स को ही कैप्चर करती रहेंगी और रिएक्शन हमारी स्टार्ट हो नहीं पाएंगी। तो शुरुआत करने से पहले इन कंट्रोल रोड्स को इस चैम्बर से बाहर करते हैं ताकि हमारी रिएक्शन शुरू हो सके। जो बोmbardment है न्यूट्रॉन्स की यूरेनियम के न्यूक्लियस के ऊपर आए और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो और हीट जो एनर्जी है वो रिलीज हो। जैसे ही कंट्रोल रोड्स को आपने बाहर किया, रिएक्शन स्टार्ट हुई। जो यूरेनियम की रोड्स हैं उनके अंदर यूरेनियम का फ्यूल है, एज यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस है, उसके अंदर बहुत सारे, उन पर जब स्लो न्यूट्रॉन्स बोmbardment करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर एफ का मीनिंग क्या है, फाइनल प्रोडक्ट, जैसे बैरियम, क्रिप्टॉन वगैरह बने हैं हमारे पास। और इनके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, फर्स्ट न्यूट्रॉन, सेकंड न्यूट्रॉन, थर्ड न्यूट्रॉन, जिनको हमने नाम दिया था सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स, और उनको बोलते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। अब इन फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, मॉडरेटर का। ये जो मॉडरेटर बच्चों यहाँ सिंबल दिखा रखा है, एक प्रकार का ब्लॉक डायग्राम है आपको समझाने के लिए। वास्तव के अंदर मॉडरेटर इस रेक्टेंगल शेप का नहीं होता, बस आपको समझाने का तरीका है कि जैसे ही इनकी रिएक्शन से जो 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे उनको मॉडरेटर की हेल्प से हम स्लो डाउन कर देते हैं ताकि रिएक्शन हमारी ज़्यादा हिंसक ना हो, ज़्यादा वॉयलेंट रिएक्शन हमारी न हो। और साथ में कैडमियम की रोड्स का भी इस्तेमाल करते हैं टाइम टू टाइम उन न्यूट्रॉन्स को, हाईली स्पीडेड न्यूट्रॉन्स को कैप्चर करने के लिए। जब इन फास्ट न्यूट्रॉन्स को मॉडरेटर ने क्या किया, स्लो डाउन कर दिया, तो फास्ट न्यूट्रॉन्स अब कैसे बन जाएंगे, स्लो न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। अब ये स्लो न्यूट्रॉन्स जो होंगे बाकी यूरेनियम के न्यूक्लियस के साथ भी कोलाइड करेंगे,
उनकी भी आपस में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगी, उनसे भी बेरियम क्रिप्टॉन या कुछ और प्रोडक्ट बनेंगे और 3 न्यूट्रॉन्स वहां भी रिलीज होंगे। वो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, इनको सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। अब इनको भी हम मॉडरेटर या कंट्रोल रोड्स, कैडमियम रोड्स का इस्तेमाल करके इनको स्लो न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रकार बच्चों ये जो रिएक्शन है इस प्रकार होती रहती है और जो हीट एनर्जी यहाँ इमिट होती है उसका इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट बच्चों यहाँ हमारे इंडिया के अंदर भी काफ़ी काम कर रहे हैं, जिनके नेम है अप्सरा, जर्लिना, CIR, कनाडा, इंडिया, रिएक्टर, ध्रुवा एंड पूर्णिमा। इनके बहुत सारे यूज़ हैं बच्चों। न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं कई प्रकार के आइसोटोप बनाने के लिए, इसका इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन लाइन में, इंडस्ट्री लाइन में और एग्रीकल्चर लाइन में। और सेकंड जो बच्चों इसका मेन यूज़ है वो है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर। पावर को जनरेट करने के लिए इनका इस पावर प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया के अंदर फिलहाल कई प्रकार के न्यूक्लियर पावर प्लांट आज भी काम कर रहे हैं। इनमें से तारापुर में है महाराष्ट्र में, राजस्थान में है कोटा के पास, नरोरा में है यूपी में, कलपकम में है तमिलनाडु में जो है। तो यहाँ जो पावर प्लांट एस्टेब्लिश है वो आज भी काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसा फिनोमिनन है जिसके अंदर 2 या मोर देन 2 न्यूक्ली आपस में फ्यूज होकर हैवियर न्यूक्ली बना दें, हैवियर न्यूक्लियस बना दें। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जो हैवियर न्यूक्लियस बनेगा वो इन न्यूक्लियस से मोर स्टेबल होता है। इस रिएक्शन के अंदर भी, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में मास का डिफरेंस होता है, जिसको हम बोलेंगे मास डिफेक्ट डेल्टा एम। और मास डिफेक्ट से जो एनर्जी बनेगी वो आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस से हम निकाल सकते हैं, = mc² से। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। यहाँ 2 प्रोटॉन आपस के अंदर, जो कि 2 प्रोटॉन दोनों यहाँ पर लाइटर न्यूक्ली हैं, आपस में फ्यूज होकर वो बना रहे हैं ड्यूट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन, और 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही है। ये जो बच्चों यहाँ ड्यूट्रॉन बना है ये एक हैवी न्यूक्लियस है। सेकंड एग्जांपल के अंदर बच्चों क्या हो रहा है, 2 ड्यूट्रॉन आपस में कंबाइन होकर, यहाँ दोनों ड्यूट्रॉन लाइट न्यूक्ली हैं, इस प्रोडक्ट से दोनों कंबाइन होकर एक हीलियम का लाइट आइसोटोप बना रहे हैं। और हीलियम जो है वो इन दोनों से हैवियर है। ये दोनों लाइट न्यूक्लिय हैं, आपस में फ्यूज होकर ये हीलियम का हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं विद रिलीज ऑफ 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो ये बच्चे न्यूक्लियर फ्यूजन है, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब बच्चों देखो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या हुआ, 2 प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स आपस में फ्यूज हुए और एक ड्यूट्रॉन बना। दोनों प्रोटॉन हैं, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होगा। दोनों को जब हम फ्यूज करेंगे या जिस कंडीशंस के अंदर दोनों को फ्यूज किया जाएगा उस कंडीशन में इन दोनों के बीच में लार्ज फोर्स ऑफ रिपल्सन है और इनको आपस में फ्यूज करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है वो बहुत ज्यादा होगी। तो इसकी जो एसेंशियल कंडीशन है न्यूक्लियर फ्यूजन की वो ये है कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए टेम्परेचर हाई रेंज में चाहिए होता है, ताकि वो टेम्परेचर रेंज है इतनी ज्यादा हो, उस टेम्परेचर रेंज के अंदर इन दोनों का जो आपसी कुलाम फोर्स और रिपल्सन है उसको वो टेम्परेचर पेनिट्रेट कर दे और उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए आपस में फ्यूज होने के लिए। इसीलिए इसको हम थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं। हाई टेम्परेचर के बाद हाई प्रेशर की भी जरूरत पड़ती है और हाई डेंसिटी भी जरूरी होती है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, ताकि लाइटर न्यूक्ली आपस में आसानी से फ्यूज हो जाएं। ऐसी कंडीशंस बच्चों नॉर्मल लेबोरेटरी के अंदर पॉसिबल नहीं है। ऐसी कंडीशंस स्टार्स के इंटीरियर पार्ट के अंदर मिलती हैं, इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन वहां पॉसिबल होता है। जितने भी स्टार हैं
जैसे हम सन की बात करें तो उनकी एनर्जी का सोर्स न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। वहाँ भी स्मॉल स्मॉल जो लाइटर न्यूक्लियस हैं वो आपस में फ्यूज होकर हैवी न्यूक्लियस बनाते रहते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती रहती है। वही एनर्जी जो सोर्स है बड़े बड़े स्टार्स के लिए, क्योंकि बच्चों वहीं पर स्टार्स के पास ही इतना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर वहाँ पर मिल सकता है। ऐसी कंडीशंस नॉर्मल लेबोरेटरी के अंदर मिलनी पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों ही बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी के सोर्स हैं। बोथ आर द सोर्स ऑफ ट्रेमेंडस एनर्जी। दोनों ही रिएक्शंस के अंदर कुछ मास डेल्टा एम मास डिफेक्ट जो मास है वो डिसअपीयर होता है और आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन से वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब हम इनके डिफरेंस की बात करते हैं बच्चों। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होगा, जो हैवी न्यूक्लियस है वो स्प्लिट होकर 2 या मोर देन 2 लाइटर न्यूक्लियाई बना देता है। इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, 2 या मोर देन, बेसिकली 2 ही कंबाइन होते हैं, 2 लाइटर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद वो क्या बना देंगे, एक हैवी न्यूक्लियस बना देते हैं इस न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर यूरेनियम एक हमने सोर्स लिया था, इस पर न्यूट्रॉन्स की हमने बौछार करवाई थी, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कैरी आउट हो गई थी, रिएक्शन स्टार्ट हो गई थी। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए काफ़ी हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो कि 10⁻⁷ केल्विन, इतना हाई टेम्परेचर, वेरी हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है। उसी केस में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगी। और ऐसी कंडीशंस कहाँ मिलती हैं बच्चों, स्टार्स के कोर्स में ऐसी कंडीशंस पाई जाती हैं। लेबोरेटरी में ऐसी कंडीशंस पॉसिबल नहीं है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन सिंपली न्यूट्रॉन और एक सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही पॉसिबल हो जाती है। इसके अलावा बच्चों जो एनर्जी इमिट होती है न्यूक्लियर फ्यूजन में पर यूनिट मास, वो एनर्जी इस न्यूक्लियर फ्यूजन से जनरेट होने वाली एनर्जी से बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम दोनों में जो सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेम अमाउंट के अंदर सोर्स इस्तेमाल करें तो पर यूनिट मास दोनों रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो इस केस में, फ्यूजन वाले केस में एनर्जी इस फ्यूजन वाले केस से जनरेट होने वाली एनर्जी से बहुत ज़्यादा होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर प्रोडक्ट्स के साथ साथ हार्मफुल रेडियो एक्टिव रेडिएशंस भी इमिट होती हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। इस नेचर के लिए वो नुकसानदायक है, यहाँ पर रहने वाले जीवों के लिए वो डेंजरस है। इसके अलावा बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में किसी प्रकार के रेडियो एक्टिव रेडिएशंस इमिट नहीं होती। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स के साथ जो रेडिएशंस या जो वेस्ट रिलीज होता है वो हार्मफुल तो है ही, और उनका निपटारा करने की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में ऐसा कुछ वेस्ट निकलता भी नहीं है और वैसे भी उनका निपटारा करना काफ़ी आसान होता है। तो न्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्शन है वो बेसिकली फ्यूजन रिएक्शन से काफ़ी सेफ है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, इस रिएक्शन को कंट्रोल कैसे करते हैं वो हमने पढ़ लिया था। कंट्रोल रोड्स का इस्तेमाल करेंगे, वाटर का इस्तेमाल करेंगे, मॉडरेटर का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली क्या किया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश किए गए हैं पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर अलग अलग देशों में। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इस रिएक्शन से जनरेट होने वाली एनर्जी को कंट्रोल किया जा रहा है। जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन से जो रिएक्शन से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए अभी ऐसी टेक्निक हमारे इस वर्ल्ड में किसी भी देश के पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अभी तक नॉर्मल लेबोरेटरी के अंदर पॉसिबल हो नहीं पाया है। तो ऐसा स्टार्स के पास ही है, तो ऐसा आने वाले फ्यूचर की ये प्लानिंग है। अगर इन फ्यूचर ऐसा पावर प्लांट इस्टेब्लिश कर दिया जाए जो न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस्ड हो, तो इस पूरे वर्ल्ड की जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है उसे पूरा किया जा सकता है। तो ये था न्यूक्लियर फ्यूजन में कुछ कॉमन पॉइंट्स और कुछ डिफरेंस।
न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। बच्चों, न्यूक्लियर वेपन जो बनते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन तो पॉसिबल हो नहीं पाई है, तो न्यूक्लियर वेपन जो आज कई देशों के पास हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस्ड हैं। और अगर इन न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर लिया जाए तो उनसे होने वाली जो तबाही है, जो भयंकर तबाही है बड़े लार्ज स्केल पर, उसको नेम दिया गया न्यूक्लियर होलोकॉस्ट। ऐसी तबाही बच्चों आपने सुनी होगी, जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा, नागासाकी पर वर्ल्ड वॉर के दिनों में ऐसी तबाही की गई थी, तो वो न्यूक्लियर होलोकॉस्ट थी। तो इस न्यूक्लियर वेपन के यूज से जो तबाही होती है उसको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, इमीडिएट इफेक्ट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट। इमीडिएट इफेक्ट का मीनिंग है जो हाथों हाथ हो, जैसे मान लीजिए जैसे न्यूक्लियर वेपन के बेस पर जो एटम बम बनाया गया है उसको जब ब्लास्ट किया जाता है तो उसके ब्लास्ट से जो थर्मल फ्लैश, बहुत बड़ी मात्रा में जो बिजली कह लो, एक प्रकार की आग कह लो, फायर कह लो, वो जब जनरेट होती है उनसे शॉक वेव जो जनरेट होंगी उनका प्रेशर बहुत हाई होता है। वो जो शॉक वेव्स विद हाई प्रेशर वेव्स होती हैं उनकी स्पीड 3000 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होती हैं। और इतनी हाई पावरफुल जो वेव्स जब मूव करती हैं तो उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो बड़े बड़े बिजली के जो पोल्स हैं, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे देश में, या आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजली के खंभे होते हैं जो पावर को या इलेक्ट्रिसिटी को आगे ट्रांसपोर्ट करते हैं, या टेलीकम्युनिकेशन बड़ी बड़ी बिल्डिंग सेटल टेलीकम्युनिकेशन पोल्स हैं, या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए जो भी इक्विपमेंट इंस्टॉल किए गए हैं बड़े बड़े, उन इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स को, इन बड़े डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को वो शॉकिंग वेव्स कुछ ही पलों में डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो इसके अलावा बच्चों, न्यूक्लियर जो रेडिएशंस इमिट होती हैं वो इमीडिएटली जैसे ही वो किसी पीपल या एनिमल के कांटेक्ट में आती हैं तो वो पीपल एनिमल उसी पल मर जाते हैं। ये इमीडिएट इफेक्ट है उस न्यूक्लियर वेपन के यूज के। लॉन्ग टर्म इफेक्ट के अंदर क्या होगा बच्चों, जब एटम बम के ब्लास्ट होने से, न्यूक्लियर वेपन के ब्लास्ट होने से जो रेडिएशंस इमिट होती हैं, जो भयंकर तबाही आती है, उससे डस्ट पार्टिकल वगैरह हैं या हार्मफुल रेडिएशन वगैरह है, वो झुंड बनाकर एक प्रकार से ऊपर हवा के अंदर लाइट होने की वजह से जब ब्लास्ट होगा कि डस्ट पार्टिकल या अर्थ पर हैं स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, वो हवा के अंदर उड़ने लग जाते हैं और वो बहुत बड़ा एक प्रकार का एक बैलून सा बना लेते हैं। वो बैलून किसका बना होगा, उन डस्ट पार्टिकल्स वगैरह का, रेडिएशंस वगैरह का। वो बैलून पूरी अर्थ को चारों ओर से कवर कर लेता है। इससे जो सनलाइट है वो सन से अर्थ पर आ नहीं पाती, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर विंटर। न्यूक्लियर विंटर का मीनिंग बच्चों, न्यूक्लियर बॉम्ब जब ब्लास्ट होता है उससे चारों ओर डस्ट पार्टिकल, क्योंकि जब जहां पर ब्लास्ट होगा वहां पर डस्ट पार्टिकल वगैरह, जो धूल वगैरह उड़ेगी वो पूरी अर्थ को ब्लो कर देगी, वहां पर सनलाइट पहुंच नहीं पाएगी, न्यूक्लियर विंटर हो जाएगा। इससे बहुत बड़ी मात्रा में जो तबाही होगी, जो पेड़ पौधे अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे, जो बाकी बच गए जीव, पहले जो लगभग सभी जीव इस इमीडिएट इफेक्ट से तो मर जाएंगे, जो बाकी बचे जीव हैं वो उस सनलाइट के अर्थ पर न पहुंचने से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे वो भी मौत के शिकार होते चले जाएंगे। टाइम के साथ साथ अर्थ का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से कम होता चला जाएगा, जो प्लांट लाइफ टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके अलावा बच्चों, धीरे धीरे जो ओजोन लेयर है उसको भी भारी नुकसान पहुंचता है इस न्यूक्लियर वेपन के यूज से। तो बच्चों, हर एक पॉइंट के 2 साइड्स होती हैं। तो न्यूक्लियर वेपन का अगर यूज किया जाए कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए तो इससे बड़ा वरदान इंसान के लिए और कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो एनर्जी की बहुत बड़ी डिमांड, ये अकेला सोर्स पूरी कर सकता है। पर अगर इसका इस्तेमाल तबाही के लिए किया जाए तो इससे भयंकर हथियार, इससे भयंकर तबाही और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन है वो कुछ ही पलों में बड़े से बड़ा शहर कुछ ही पलों में ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। इतनी एनर्जी रिलीज होती है इन न्यूक्लियर वेपन्स के ब्लास्ट होने में। उसके बाद इंडिया के एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम्स हैं। एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम हमारे देश में इन 1950 के अंदर साइंटिस्ट होमी जहांगीर बाबा के गाइडलाइन में, लीडरशिप में शुरू किया गया था। इसके कई सारे मेन पॉइंट्स हैं, ये आप जनरल नॉलेज के लिए इन्हें कर सकते हैं बच्चों। तो चैप्टर बच्चों हमारा एटम और न्यूक्लियर
ये कंप्लीट हुआ, इसको अच्छे से आप रिवाइज करें। थैंक यू।